हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी, स्वागत है आज की क्लास में बच्चों। आज मैं आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। सो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या उसमें हमें मतलब किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, बट पहले मैं रिवीजन करा देता हूं थोड़ी सी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं कुछ, जो क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करें विद रिवीजन। तो सबसे पहले तो बच्चों एक बात बताओ, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के बारे में आप लोग अभी तक क्या जानते हो कि भाई एक तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई जो होती है उसके अंदर सेक्शन नंबर 15 लगता है। क्या लगता है? सेक्शन नंबर 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये जो जिस वैल्यू की बात हो रही है ना बेटा, ये कौन से वैल्यू की बात हो रही है? ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी सेलर और बायर के बीच में जो वैल्यू तय हुई है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। उस वैल्यू पर हमें जीएसटी लगाना है, उस वैल्यू पर हमें जीएसटी लगाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब नाउ सेक्शन नंबर 15(1) की अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर 15(1), तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू की ही बात करता है। कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू चेक करो और ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पर जीएसटी लगा दो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें दो बातों का ध्यान रखना है, इसकी कुछ कंडीशंस है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हुई तो ही ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड लगेगा, वरना वैल्यूएशन रूल्स लगेंगे बच्चों। दो शर्तें क्या है? सेलर एंड बायर आर रिलेटेड, सेलर एंड बायर आर अनरिलेटेड। अगर ये अनरिलेटेड होंगे, देखो अगर ये रिलेटेड हो गए तो सेलर क्या करेगा? जान के प्राइसेस कम कर देगा, क्योंकि बायर अपना रिलेटिव है। तो ऐसे केस में प्राइस कम हो जाएगा, और ऐसे केस में क्या हो सकता है? जीएसटी भी कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को नुकसान है। तो इसलिए गवर्नमेंट कह रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड तभी लगाएंगे, यानी सेलर और बायर के बीच की जो ट्रांजैक्शन है वो वैल्यू हम तभी कंसिडर करेंगे जब सेलर बायर क्या होगा? अनरिलेटेड। नंबर 2, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज सोल कंसिडरेशन का मतलब है बच्चों कोई और प्राइस यानी मॉनेटरी के अलावा कोई भी इन काइंड या कोई एक्टिविटी नहीं की गई है कंसिडरेशन के रूप में। तो सेलर ने गुड्स प्रोवाइड किए, बायर ने बदले में मॉनेटरी अमाउंट ही दिया है। अगर उसके अलावा कुछ दिया है तो बच्चों वैल्यूएशन रूल्स लगेंगे। यानी अगर इफ कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये कंडीशंस बच्चों फुलफिल नहीं होती हैं, देन वैल्यूएशन रूल्स शैल बी एप्लीकेबल। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? वैल्यूएशन रूल्स लगा दिए जाएंगे ऐसे सिचुएशन में। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया बच्चों। सेक्शन नंबर 15(1) में तो सिंपल सी ये दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 15(2). अब देखो हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पर टैक्स लगाना है, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर क्या क्या चीजें और हमें इंक्लूड करनी है, आपको याद होगा इंक्लूजन्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, जिसमें सबसे पहले आता है टैक्सेस अदर देन जीएसटी। बच्चों अगर आपकी जीएसटी के अलावा कोई भी तरह का टैक्स आपने सेलर बायर के बीच में, सेलर ने बायर से मांगा है या फिर सेलर ने पहले से ही कोई टैक्स पे कर रखा है, तो वो इंक्लूड होगा। कौन सा वाला? जीएसटी को छोड़ के। जैसे कि मान लो सेलर ने कोई सामान जहां से खरीदा था गवर्नमेंट ने उससे म्युनिसिपल टैक्स चार्ज कर लिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उस गुड के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स चार्ज कर लिया, जो कि टैक्स बंद नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ, बट वो टैक्स चार्ज कर सकता है, तो गवर्नमेंट ने चार्ज कर लिया मान लो, तो ऐसे केस में वो म्युनिसिपल टैक्स सेलर की क्या बन जाएगी? कॉस्ट, और वो आगे उसी के ऊपर प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में बेच रहा होगा जो बायर को बेचा उसने। तो यानी उस टैक्स को वैल्यू के अंदर इंक्लूड करना है बच्चों, उस पर जीएसटी लगेगा। यानी आपको लग रहा होगा सर टैक्स ऑन टैक्स, हाँ ऐसी सिचुएशन में टैक्स ऑन टैक्स आएगा। गवर्नमेंट कह रहा है भैया देखो ऐसा है, हम जीएसटी के तो क्रेडिट्स दे सकते हैं, हम इसके अलावा कोई और टैक्सेस के क्रेडिट नहीं देंगे। पहले ही बहुत सारे टैक्स तो तुमने डिलीट करवा दिए, हाँ या ना, तो भाई अब हम लोग और इसके अलावा कोई और बेनिफिट नहीं देंगे। हाँ, इसके अलावा एक क्लैरिफिकेशन है बच्चों, एक सर्कुलर है जिसके अंदर ये क्लैरिफिकेशन आई थी, क्या कि भाई टीसीएस जो होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स वाला टीसीएस, हाँ ये जो सेलर बायर से मांगता है, पता है ना आपको, सेलर बायर से अमाउंट लेता है, तो ऐसे केस में सेलर बायर से अमाउंट इसलिए लेता है क्योंकि बायर भी मान लिया जाता है
गवर्नमेंट की नजरों में बायर मान लिया जाता है कि आगे कल को बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, तो इनकम टैक्स तो उसका बनता ही होगा। जो इनकम टैक्स वो बनता होगा, आईटीआर फाइल करेगा, अपनी आईटीआर में अपनी इनकम शो करेगा, और उसका जो भी टैक्स बनता होगा उसमें से टीसीएस या टीडीएस क्या कर देगा, एडजस्ट। बिल्कुल वैसे ये टीसीएस का क्रेडिट मिल जाता है इनकम टैक्स के अंदर बच्चों। बट क्या ये टीसीएस का गुड और सर्विस से कोई लेना देना है? नहीं, ये इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स का बेनिफिट आप ये मतलब इनकम टैक्स को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो जीएसटी लगाने के लिए। सो मान लो एक सेलर और बायर के बीच में डील हुई है, सेलर और बायर के बीच में डील हुई है 50,000 रुपीज़ की। 50,000 रुपीज़ के ऊपर वो क्या चार्ज कर रहा है? जीएसटी करेगा ही करेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा टीसीएस भी चार्ज कर रहा है, तो भाई टीसीएस ऐड करके तुम्हें ये लग रहा हो सर टीसीएस, क्योंकि आपने बोला टैक्सेस अदर देन जीएसटी तो सारे ऐड कर देने चाहिए, नहीं, ये टीसीएस अलग चीज है, टीसीएस एक एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक्सेप्शन। ये आप इसके अंदर ऐड नहीं करोगे, क्योंकि टीसीएस भी लगता है वैल्यू पर और जीएसटी भी लगेगा इसी वैल्यू पर, यानी टीसीएस ऐड नहीं किया जाएगा उसके और जीएसटी लगने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्योंकि ये इनकम टैक्स है जिसका कोई गुड्स और सर्विस से लेना देना नहीं। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉज बी, सेक्शन 15(2) क्लॉज बी। क्या था ये? पेमेंट टू थर्ड पार्टी। बच्चों अगर आप थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को रेसिपिएंट पेमेंट कर देता है, किसको? थर्ड पार्टी को रेसिपिएंट पेमेंट कर देता है, किसके बिहाफ पर? सप्लायर के बिहाफ पर। तो मान लो कोई खर्चा है जो सप्लायर को करना था बट रेसिपिएंट ने दे दिया, कोई खर्चा है जो सप्लायर ने देना था बट रेसिपिएंट ने दे दिया। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों रेसिपिएंट अगर वो खर्चा पे कर देता है तो क्या वो बाद में सप्लायर बिल बनाएगा तो वो उससे चार्ज करेगा? क्यों चार्ज करेगा? पहले ही दे चुका है, तो सप्लायर उस अमाउंट का बिल ही नहीं बनाएगा। गवर्नमेंट कह रहा है भैया देखो ऐसा है, तुम सही कह रहे हो कि सप्लायर बिल नहीं बनाएगा उस एक्सपेंसेस का, क्योंकि वो रेसिपिएंट ने डायरेक्टली दे दिए। अगर वो एक्सपेंसेस जो थर्ड पार्टी को दिए गए वो रेसिपिएंट ने दे दिए हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर तो ऐड होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर वो ऐड होगा, भले ही चाहे वो खर्चा जो है वो रेसिपिएंट सप्लायर से मांग रहा है, रेसिपिएंट सप्लायर से, सॉरी सप्लायर रेसिपिएंट से मांगेगा नहीं, मतलब मांगेगा सिर्फ उतना ही पैसा जितना पैसा लेफ्ट ओवर अमाउंट रह गया। मेरी बात समझ में आई? सो पेमेंट टू थर्ड पार्टी जिसकी जिम्मेदारी सप्लायर की थी, अगर वो रेसिपिएंट ने दे दिया तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। ये बात बोलता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। फिर आ जाता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। बच्चों इंसिडेंटल खर्चे, जो भी खर्चे आपके प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए, सप्लाई करने के लिए जरूरी थे, वो सारे इंसिडेंटल खर्चे इसके अंदर इंक्लूड होंगे और वैल्यू सप्लाई का पार्ट बने। सो भाई कस्टमर ने बोला मेरे को डिजाइन करके दो, ये प्रोडक्ट ना बढ़िया डिजाइन बना के देना, मैंने डिजाइनिंग किसी और से करवाई तो डिजाइनिंग चार्जेस भी इंक्लूड होंगे। सर अगर मैं ये कहता हूं कि प्रोडक्ट की वो कस्टमर कहता है पैकिंग अच्छी करके देना, मैंने कहा ठीक है जी, पैकेजिंग बाहर से करवाई, पैकेजिंग चार्जेस जो भी लगे वो मैंने कस्टमर से आगे चार्ज कर लिया, तो वैल्यू सप्लाई के अंदर इंक्लूड होंगे। सर कस्टमर कहता है मेरे घर तक डिलीवरी करना, क्या बोला कस्टमर ने? घर तक डिलीवरी करना, ठीक है जी आपके घर तक डिलीवरी कर देंगे, फ्रेट का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो हो गई, इसके अलावा इंश्योरेंस का खर्चा होगा रास्ते के लिए, पैकेजिंग का खर्चा होगा। कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी खर्चा होगा आप मुझसे मांग लेना। गवर्नमेंट कहता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपके घर तक डिलीवरी करने का था तो फ्रेट और इंश्योरेंस की वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर होगी, ऐड होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? सो इंसिडेंटल खर्चों में डिपेंड करता है कि सप्लाई कब मानी जा रही है। जैसे इस कस्टमर ने बोला था कि मेरे घर तक डिलीवरी करना, अगर घर तक डिलीवरी करने की सप्लाई है तो ऐसे केस में फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड होगा। और अगर फैक्ट्री के बाहर ही गुड को देने की सप्लाई है और ऐसे केस में वहां से कस्टमर आता है, वो गुड को उठाता है और अपने ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करके चला जाता है, तो ऐसे केस में वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्यों होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट घर तक डिलीवरी करने का था ही नहीं। क्या मेरी बात समझे? सो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हमें ध्यान रखने हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, सप्लाई के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। तो जितना भी सप्लाई के लिए जरूरी पार्ट होगा वो सब इंसिडेंटल खर्चे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो जैसे कि पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेमेंट चार्जेस, और क्या हो सकता है? इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, टेस्टिंग फीस,
प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाओ। तो ऐसे कुछ खर्चे हो सकते हैं जो रेसिपिएंट सप्लायर को बोलता है और वो ऐसे करके देता है, तो ऐसे केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। यस और नो एवरीवन? सेक्शन 15(2)(d। अच्छा, इसके अंदर बस इस बात का ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट कैसा था फ्रेट के चार्जेस के लिए, है ना। अगर फ्रेट के चार्जेस, फ्रेट और इंश्योरेंस के लिए, फ्रेट और इंश्योरेंस के खर्चों के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू डिलीवर एट रेसिपिएंट प्रेमिसेस, अगर रेसिपिएंट प्रेमिसेस के घर तक, मतलब प्रेमिसेस तक डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो सच एक्सपेंसेस shall be part of value of supply। और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इफ देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, देन सच एक्सपेंसेस shall not be part of value of supply। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सेक्शन 15(2)(d की बात करते हैं बच्चों। 15(2)(d की अगर हम बात करें तो ये वो खर्चे हैं, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अगर सेलर बायर को कोई अमाउंट जो है कलेक्ट करना होता है, सेलर ने बायर से कोई अमाउंट कलेक्ट करना है और वो अमाउंट उसने जो है कलेक्ट लेट किया है, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया था बट आपने मुझे पैसे लेट दिए, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट, लेट फी चार्ज होगा ना, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। यस और नो एवरीवन? वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। सेक्शन 15(2)(e सब्सिडीज। सब्सिडीज किससे मिली है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सब्सिडीज अगर नॉन गवर्नमेंट से मिली है देन इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि अगर गवर्नमेंट से मिली है तो सब्सिडी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी, बट नॉन गवर्नमेंट से मिली है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये हो गए हमारे इंक्लूजन्स। तो ये हो गई इंक्लूजन्स। इसके अलावा ना हम लोगों को देखना है सेक्शन 15(3) जो कहता है एक्सक्लूजन्स। क्या बोलता है? एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर मैं एक्सक्लूजन्स की बात करूं, मतलब माइनस करने की बात करूं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट्स। बच्चों, डिस्काउंट्स। और डिस्काउंट्स के लिए ना मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है पता है? डिस्काउंट के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि यस, डिस्काउंट 2 तरह के होंगे, एक प्री सप्लाई और एक पोस्ट सप्लाई। क्या बोला मैंने? डिस्काउंट 2 तरह के होंगे, एक प्री सप्लाई और एक पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई मतलब सप्लाई से पहले, ऑन और बिफोर। और ये वाली कौन सी है? आफ्टर सप्लाई। अब जब ऑन और बिफोर सप्लाई होगा और आपको डिस्काउंट बताया जा रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस करेंगे, क्योंकि वो इनवॉइस में शो किया जा रहा है। गवर्नमेंट कह रहा है अगर वो ऑन और बिफोर सप्लाई है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर में से वो अमाउंट क्या हो जाएगा? लेस। इफ शोन इन द इनवॉइस सेपरेटली। नंबर दो, जो अगर देखो, अगर इनवॉइस में शो किया गया है तो गवर्नमेंट कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इनवॉइस में शो होना ज़रूरी है और ये बात पहले से एग्री होनी ज़रूरी है। इफ एग्रीड एट द टाइम ऑब्लिक बिफोर सप्लाई, सप्लाई होने से पहले अगर ये बात पहले से एग्री हो गई है कि यस मैं आपको डिस्काउंट दूंगा,
और अगर मैं मतलब मैं आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो मैं एग्री करता हूं कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, जैसे कि सेलर बायर को बोलता है कि भाई आपने मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, आप मुझे अभी अगर मैं आपको अभी आपसे पैसे लेता हूं तो आप मुझे कितने पैसे देते हो, आप मुझे 10% डिस्काउंट करके आप मुझे 4.5 लाख रुपए देते हो। सो देन इन दैट केस वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 4,50,000। सो प्री सप्लाई तो हमेशा ही माइनस होंगे क्योंकि वो इनवॉइस में शो होंगे, इनवॉइस में शो होंगे। सो इनवॉइस में क्योंकि शो होंगे तो यस प्री सप्लाई तो हमेशा ही माइनस होंगे, ठीक है। तो ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस हो गई। पोस्ट सप्लाई के अंदर दो केस है। फॉलोइंग कंडीशंस, जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं आर फुलफिल्ड, अगर जो कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं अगर वो फुलफिल्ड हो जाए, या फिर फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, या तो वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी या वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी। और वो क्या कंडीशंस हैं? आफ्टर सप्लाई, मतलब सोचो सप्लाई हो गया, डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। क्या ऐसा हो सकता है? गवर्नमेंट कह रहा है यस हो सकता है, अगर इफ एग्रीड बिफोर सप्लाई, सप्लाई होने से पहले ये बात एग्री कर ली गई हो कि यस मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। नंबर दो, जो भी डिस्काउंट दूंगा वो बाद में दूंगा। इस वजह से क्या यूज किया जाएगा? क्रेडिट नोट की रिक्वायरमेंट, क्रेडिट नोट यूज किया जाएगा। क्रेडिट नोट shall be issued for such डिस्काउंट। बताओ क्रेडिट नोट का क्या मतलब है बच्चों? जब भी कभी वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेस करना हो तो सेलर बायर को बोलेगा कि भाई मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं आपको एक क्रेडिट नोट दे रहा हूं। सो फॉर एग्जांपल आपको 5 लाख रुपए की आपको मैंने गुड्स बेचे थे, 5 लाख के आपको मैंने डेटर बना दिया, अब मैंने आपको 20,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 का क्रेडिट नोट देने का मतलब ये हुआ कि कल को आप जब पेमेंट कर रहे होगे तो आपको 5 लाख की जगह पर 20,000 मतलब 4,80,000 पे करने होंगे, कि 20,000 आपने एक तरह से पे कर दिए। सो क्रेडिट नोट का मकसद ये है कि हम आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट करने जा रहे हैं। समझ गए बात? सो हम आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट करने जा रहे हैं। क्रेडिट नोट शैल बी इशूड फॉर सच डिस्काउंट। तो ऐसे केस में क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाता है फॉर सच डिस्काउंट। नंबर 3, आईटीसी अवेल्ड बाय रेसिपिएंट मस्ट बी रिवर्स्ड ऑन सच डिस्काउंट अमाउंट, ऑन सच डिस्काउंट। मुझे एक बात बताओ, गुड की वैल्यू कितनी थी? 5 लाख, मैंने आपको डिस्काउंट कर दिया 20,000 का, तो 20,000 का रेसिपिएंट तो पूरे 5 लाख के ऊपर आईटीसी नहीं लेकर बैठा हुआ, रेसिपिएंट तो पूरा 5 लाख का आईटीसी लेकर बैठा होगा, हाँ या ना? क्योंकि बिल उसके पास है, गुड्स उसके पास है, पेमेंट चाहे उसने अभी नहीं दी बट गुड्स और बिल तो उसी के पास है ना। तो गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे केस में आईटीसी पूरे 5 लाख का लेकर बैठा है और सप्लायर गवर्नमेंट को कह रहा है कि भैया देखो मैंने डिस्काउंट दे दिया है, तो मैं जितना मैंने जीएसटी दिया था मैं उस 20,000 रुपए का जो जीएसटी बनता होगा, 20,000 का जो जीएसटी बनता होगा, मैं वो आपका रिफंड लेना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट कह रहा है हम रिफंड तब देंगे जब वो बंदा आईटीसी रिवर्स करेगा। तो प्रोपोर्शनेटली आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा किसको? रेसिपिएंट को। तो आईटीसी अवेल्ड बाय रेसिपिएंट मस्ट बी रिवर्स्ड ऑन सच डिस्काउंट। क्या मेरी बात समझ में आई? सर अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं देन वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be reduced by such discount। उस डिस्काउंट से वो अमाउंट क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिड्यूस हो जाएगा। अगर फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई shall not be reduced, shall not be reduced from value of supply shall not be reduced by such discount।
जीएसटी पर्पस के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई डिस्काउंट, जो डिस्काउंट होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं होगा जीएसटी पर्पस के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये है जो हमें ध्यान देना होगा सेक्शन 15(3) में। तो बताओ, डिस्काउंट में दो तरह के, प्री सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई डिस्काउंट हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस होगा, क्योंकि वो जो इनवॉइस में दिखेगा ही। अच्छा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो होंगे उसके 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस क्या है? पहली बात तो ये बात पहले से एग्री होनी चाहिए बिफोर सप्लाई। नंबर 2, क्रेडिट नोट शेल बी इशूड फॉर सच डिस्काउंट। क्रेडिट नोट जो है सप्लायर इशू करेगा बायर को, और आईटीसी बायर क्या करेगा? अवेल जो किया था उसने उस डिस्काउंट अमाउंट पर, वो रिवर्स करेगा अपनी बुक्स में। क्या मेरी बात समझ में आई? तब उसके केस में जाके वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल बी रिड्यूस बाय सच डिस्काउंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्योंकि यहां से जीएसटी लायबिलिटी सप्लायर की कम हो रही है, वहां से वो आईटीसी लेकर बैठा हुआ है, तो आईटीसी भी कम करे ना भाई। क्या मेरी बात समझ में आई? ये लॉजिक है। सेक्शन 15(3) के बाद हम बात करते हैं 15(3) के बाद सेक्शन नंबर 15(4) की। अब ये देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। सबको दे रहा है, तो इनवॉइस में लिख कर दे रहा है। ये प्री सप्लाई, पहले से एग्रीड था तो माइनस कर दिया, समझ गए? नेक्स्ट जो आप एग्रीमेंट की बात कर, मैं एक और एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ये एग्जांपल है द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद इट्स डीलर्स इज दैट परचेज ऑफ राइस कुकर्स ओवर 1000 पीस इन अ दिवाली मंथ विल एंटाइटल देम टू डिस्काउंट ऑफ 5% पर कुकर। कह रहे हैं अगर तुमने दिवाली मंथ में 1000 पीसेस से ज्यादा बेच दिए तो मैं तुम्हें 5% पर कुकर डिस्काउंट दूंगा। Therefore, the quantum of discount can be determined only at the end of Diwali month. However, since the agreement relating to the discount was in existence at the time of supply and the discount can be worked out for each invoice, such post-supply discount will be allowed as deduction from the value of supply of rice cookers. Raju Electrical Appliances can issue credit note for 5% of the value of goods along with GST and claim adjustment of excess tax paid. The dealer must reverse the proportionate ITC on the relevant stock to bring it in line with reduced tax. समझ गए बात? सो यहां पर क्योंकि पहले से एग्रीड था तो इसलिए डिस्काउंट दे दिया जाएगा। राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इशू करेंगे क्रेडिट नोट फॉर दैट 5% और उस अमाउंट का वो आईटीसी रिवर्स करेगा जो रेसिपिएंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद ना 2 सेक्शंस और हैं जो मैं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस कराने से पहले करवाना चाहता हूं, विच इज सप्लाई वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन सेक्शन 15(1). सेक्शन नंबर 15(4) कहता है, मैं बार बार नहीं कह रहा था वैल्यूएशन रूल्स लगेंगे बेटा, सिंपल सी बात है। व्हेन सेक्शन 15(1) इज नॉट एप्लीकेबल, अगर सेक्शन 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा देन वैल्यू ऑफ सप्लाई is computed by using valuation rules. सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आई? सेक्शन 15(5) कहता है कुछ नोटिफाइड सप्लाईज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, इन केस ऑफ नोटिफाइड सप्लाईज valuation rules shall be applicable. That's it, done. क्या मेरी बात समझ में आई? तो रिवीजन करनी थी, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है सेक्शन 15 की सारे सेक्शंस। सिर्फ इसके अंदर वैल्यूएशन रूल्स हैं जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक और सेशन होगा उसके अंदर बताया जाएगा। आज मैं क्या लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आ सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए। ये देखो, मैं अब आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं कि वैल्यूएशन रूल्स के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह अलग टॉपिक है, ये भी मैं आपको करवा दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग कर रहे हैं वैल्यूएशन रूल्स, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये देखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकते हैं वो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 9, मेरी बुक आपके पास पड़ी हुई है, जिसके पास नहीं है ये पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन, मतलब सॉरी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल पे पहुंचो, ज्वाइन करो। और
ये बुक आप रिसीव कर सकते हो वहां से, समझ गए बात। अब देखो, रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई मेड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। तो भाई मार्च मंथ में ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। एग्जाम में 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए, 99 भी नहीं कह रहा हूं, 100% ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है। सो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, राइट डाउन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर होगा हमें निकालना क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अब मैं टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालूंगा, जिसके अंदर मैं सबसे पहले देखूंगा मेरे को लिस्ट प्राइस क्या दे रखी है। ये मेरे को ऑलरेडी एक लिस्ट प्राइस दे रखा है, कितना लिस्ट प्राइस है, 15 लाख। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल को सब्सिडी दी गई है, गवर्नमेंट स्कूल को सप्लाई करने के लिए आपको सब्सिडी दी गई, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल को सप्लाई करते हो गुड्स। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रहा है। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रहा है तो हम लोग सब्सिडी को माइनस ही रहने देंगे, अगर माइनस हो चुका है तो। ऐड तब करना है जब गवर्नमेंट ना देकर नॉन गवर्नमेंट दे रहा हो। अब यहां पर देखो, सब्सिडी से रिलेटेड एक नीचे लाइन दी होगी, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि सब्सिडी ऑलरेडी माइनस हो चुका है या माइनस अभी तक नहीं किया। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड इज नेट ऑफ 2 सब्सिडीज लिखा है, यानी जो ऊपर दो सब्सिडीज दी हुई है ना, ये दोनों में से वो प्राइस में से सब्सिडी, दोनों सब्सिडीज माइनस हो चुकी हैं। सो आपको ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट वाली सब्सिडी प्लस करनी है वापस, नहीं प्लस नहीं करनी गवर्नमेंट वाली सब्सिडी, तो हम लोग यहां पे कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, ये ऐड करेंगे। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ ये ऐड करेंगे, है ना। कितनी वैल्यू है, 50,000 रुपीज, ये ऐड कर देंगे। अच्छा आगे आ जाओ। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। म्युनिसिपल अथॉरिटी यानी लोकल अथॉरिटी अगर आपसे कोई टैक्स चार्ज कर रही है, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड होगी। यस, ये हो गया टैक्सेस अदर देन जीएसटी, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी बच्चों, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, बिल्कुल ठीक बात। पैकिंग चार्जेस 15,000 रुपए, क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। पैकिंग चार्जेस, क्या ये पार्ट बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का। इसके अंदर क्या ऐसा कुछ लिखा है कि पैकिंग चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड थे। हाउएवर द अदर चार्जेस टैक्सेस फी, ये लाइन लिखी है, द अदर चार्जेस टैक्सेस फी आर चार्ज टू द कस्टमर्स ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस, मतलब ये ऐड नहीं थे तो हमें ऐड करने होंगे। पैकिंग चार्जेस बच्चों इंसिडेंटल खर्चे होते हैं। पैकिंग चार्जेस क्या होते हैं, इंसिडेंटल खर्चे। अब आप कहोगे सर कुछ रीजन वगैरह भी लिखना है क्या। हाँ बेटा, सेक्शन बताए थे ना 15(2)(a), (b), (c), (d) और (e), वो उसका इस्तेमाल करना है हमें। तो यहां पर आप लिख सकते हो सब्सिडीज का सेक्शन एज पर सेक्शन 15(2)(e), ठीक है। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी में आप लिख सकते हो, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी में लिख सकते हो एज पर सेक्शन 15(2)(a। पैकिंग चार्जेस में लिख सकते हो एज पर सेक्शन 15(2)(c। इंसिडेंटल खर्चा हो गया। इसके अलावा देखो कुछ हो दिया, लेट फी दे रखी है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। रेसिडेंट इज एग्रीड टू पे 6,000 इन लमसम एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल इन लमसम बाय हिम। 6,000 इज द लिस्ट प्राइस। देखो जब ये बात मेंशन कर दी ना कि 6,000 लमसम दिया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं दिया, तो एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है बच्चों, आप एक बात बताओ, हमें तो उस वैल्यू पर जीएसटी लगाना है। अब 6,000 पे जीएसटी लगाएं या 6,000 के अंदर जीएसटी होगा, क्योंकि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो जीएसटी का बर्डन तो हमने डायरेक्ट पार्टी पे शिफ्ट करना है ना। तो अगर लेट फी 6,000 रुपये लमसम रिसीव हो रहा है, इसका मतलब है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 118 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी बच्चों, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, 6,000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5084। तो एक्चुअल में जो
लेट फी यहां पर आनी चाहिए, है ना, एज पर सेक्शन 15(2)D यहां पर आना चाहिए था विदाउट जीएसटी वाला, तो वो आएगा 5085। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है कि लेट फी का कैसे करना है। लेट फी को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है बच्चों, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर ये स्टेटमेंट दे दी जाए कि 6000 रुपये लमसम में रिसीव हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट जो है वो 6000 पूरा का पूरा है, जिसके अंदर जीएसटी भी होगा, तो हमें इसको हटाना होगा, जीएसटी को अलग करना होगा, तो वो इस तरीके से करेंगे इंक्लूसिव मानकर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये हो गया 15,90,085। यस और नो? 70, 85, 90। कोई डाउट है तो बताओ। ये हो गई हमारी असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पर हमें गवर्नमेंट को क्या पे करना है, जीएसटी। अगला देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10। मेसर्स फ्लो प्रो अ रजिस्टर्ड सप्लायर सोल्ड अ मशीन ऑफ टू बीपी लिमिटेड, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्राइस ऑफ द मशीन आपको दे रखी है 25,000 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन एट सीरियल नंबर 2 और 3। मतलब ये दोनों चीजें जो हैं ये एक्सक्लूडेड है, मतलब इसको कंसिडर अभी तक नहीं किया। एक्सक्लूडेड मतलब माइनस नहीं, कंसिडर नहीं किया। ओके, सो 25,000 रुपए की मशीन की प्राइस है, 25,000 रुपए का मशीन का प्राइस है, जिसके अंदर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस लिए जा रहे हैं, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस जो हैं ये रेसिपिएंट ने डायरेक्टली पे कर दिए हैं। क्या मेरी बात समझे? तो ऐसे केस में 5,000 रुपए ऐड होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। पेमेंट टू थर्ड पार्टी। फ्रेट चार्जेस पर डिलीवरी ऑफ मशीन, अब क्योंकि ये डिलीवरी करवाने का काम था कि तुम प्रेमिसेस तक डिलीवर करोगे, तो यस ये 2,000 रुपए भी ऐड होने चाहिए थे। आगे, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। अब सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, क्या ये सब्सिडी नेट ऑफ सब्सिडी है बच्चों? तो गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है नेट ऑफ सब्सिडी है, मतलब माइनस हो चुका है। माइनस हो चुका है तो हमें कुछ नहीं करना क्योंकि गवर्नमेंट से मिला है। आगे आ जाओ, माइनस डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर्ड टू बीपी लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन इन वन अबव। तो 2% इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है, तो वो 2% इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 25,000 रुपए का 25,000 का 2% इज 500 रुपीज। ये माइनस करने के बाद मेरा आ गया 31,500। ये आ गई मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से करना है। 11th की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन में लिख रहा है, श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड। अब कुछ गुड्स बेचे गए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्राइस ऑफ गुड है, वैल्यू कितनी? 1 लाख। प्राइस ऑफ गुड कितना है? 1 लाख, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 3, 4, 3, 5 एंड 6। तो जो नीचे अदर चार्जेस हैं वो 3, 5 एंड 6 और टैक्सेस को छोड़ के वो इंक्लूड नहीं किया हुआ, क्लियरली बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11। सो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है इसके अंदर म्युनिसिपल टैक्स अभी इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे। मैंने आपको बताया था, टैक्सेस अदर देन जीएसटी। इंस्पेक्शन चार्जेस इंसिडेंटल खर्चे हैं, वैल्यू के अंदर ऐड होगा। सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट। अब सब्सिडी जो है वो क्या कहता है कि ये नेट ऑफ सब्सिडी है या ग्रॉस है? ये नेट है। नेट मतलब माइनस हो चुकी है, और ये किसी श्री राम ट्रस्ट से मिली है जो कि गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है। तो क्या करें? इसको ऐड करना पड़ेगा 50,000। अगला आ जाओ, लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हाउएवर दीज चार्जेस वर अल्टीमेटली वेव्ड। वेव्ड का मतलब है पैसे लिए नहीं गए। भाई जब पैसे आए नहीं, अगर आपको टाइम सप्लाई याद आ रहा हो, सेक्शन 12(6) और 13(6) में क्या पढ़ते थे कि जब पैसे आएंगे तब जीएसटी देना पड़ेगा, पैसे ही नहीं आ रहे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो ये 1,000 रुपीज वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे। 2,000 रुपए की वेमेंट चार्जेस है बच्चों, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। जी हाँ, वेमेंट चार्जेस इंसिडेंटल खर्चे होते हैं, तो यस ये भी वैल्यू में ऐड होगा। ठीक है, तो ये हो गया, टोटल वैल्यू हो गई 1,69,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी मैं आपको करवाई देता हूं। देखिए, कोली लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर हैज सप्लाइड मशीनरी टू गीसा लिमिटेड, अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द सेम। प्राइस ऑफ मशीनरी आपको दे रखी है एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स 5,50,000। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 12। 5,50,000 इसकी वैल्यू है, 550 इसकी वैल्यू है, जिसके अंदर
part fitted in the machinery at the premises of Giza Limited, amount has been paid by Giza Limited directly to the supplier. However, it was Kohli's liability. तो ये बेसिकली वो पेमेंट टू थर्ड पार्टी वाला, तो 20,000 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? होगा। आगे बात करो, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी नॉट इंक्लूड इन द प्राइस। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग खर्चे इंक्लूड नहीं किए गए थे, करने तो पड़ेंगे, इंसिडेंटल खर्चे हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट, डिस्काउंट जो है वो 2% का, दैट वाज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। हमें क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट वाला है, तो एग्रीड है पहले से, तो डेट 5,50,000 पे 2% इज 11,000, मेरे ख्याल से 11,000 रुपये, हाँ, तो ये माइनस कर देंगे। आगे आ जाएगा, कोहली लिमिटेड प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ द अदर मशीनरी। तो ये इसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईयर एंड पर ही अनाउंस किया गया और पहले से डिस्काउंट एग्रीड नहीं था, तो इसलिए इसका कुछ नहीं करेंगे। तो 570, 595 और ये हो जाएगा 5,84,000, जिसके ऊपर जीएसटी जाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो, मैं कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी हैं, मैं सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन कराता हूं, जो भी जैसे भी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो सीए में आए हो, चाहे वो सीएमए में आए हो, ठीक है। तो आप लोगों की तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत रिलेवेंट है। Following are the particulars relating to the one of the machinery sold by Messrs SQM Limited to Messrs ACD Limited on the month of Feb 20 to list price for 9,50,000 exclusive of taxes and discounts. Further, the following additional amounts have been charged from Messrs ACD. तो आपसे कुछ ऐसे पैसे भी चार्ज किए गए हैं, ये 9.5 लाख रुपए जो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स है। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, 9.5 लाख रुपए, इसके अंदर टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स एक्सक्लूडिंग है, तो अभी हमें इसको क्या करना होगा? म्युनिसिपल चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो ये ऐड करना पड़ेगा, येस और नो? म्युनिसिपल चार्जेस ऐड करेंगे बच्चों। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर द मशीन एट फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री पे डिलीवर करने की बात हो रही है, तो ये 65,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे, हाँ या ना? नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, मेसर्स एसक्यूएम लिमिटेड नॉर्मली गिव्स the interest free credit period of 30 days for the payment after it charges interest at the rate of 1% per month or part thereof on the list price. ACD Limited paid for the supply after 45 days, but Messrs SQM waived the interest. अब क्योंकि waive of interest हो गया, तो ये value of supply का part नहीं बनेगा। SQM Limited received 50,000 from one non-government organization on the sale of such machine. This subsidy was not linked to the price. Price से linked ही नहीं थी, तो इसलिए ऑब्वियसली उन्होंने माइनस भी नहीं करी। जब प्राइस से लिंक ही नहीं है तो हम लोग को माइनस ही नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली हम मशीन से रिलेटेड ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने बैंक में, नॉन गवर्नमेंट ने बैंक में पैसे दे दिए, ये वो वाला हो गया इंसेंटिव। तो मेसर्स एसीडी, इसको ब्लैंकेट सब्सिडी भी बोलते हैं। मेसर्स एसीडी लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट एट 15,000 एट टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट व्हिच वाज नॉट एग्रीड एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एग्रीड नहीं किया गया था, डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ 15,000। क्या करें? तो एग्रीमेंट में नहीं था, तो माइनस नहीं करेंगे। एसक्यूएम लिमिटेड कलेक्टेड 9,500 एस टीसीएस, और टीसीएस मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता, तो सिंपली यही आंसर रहेगा बच्चों, 9 लाख, ये हो गया 10,60,000। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 सीएमए के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। Are a trader dealing in solar cooker charged 40,000 for the supply of cooker? He has received subsidies. ये कुछ subsidies उसको मिली हैं, linked to the supply and received from the charitable trust. Charitable trust से मिला है, engage in promotion of solar cooker. अब charitable trust से मिला है, अगर माइनस हो रखा है तो इसको ऐड करेंगे, yes और no? और सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, बोलो हाँ या ना? सो 40 + 16 यानी आंसर क्या रहेगा? 56,000। क्या मेरी बात समझ में आई? 14th क्वेश्चन का। 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है कीर्ति कूलर्स एक रेफ्रिजरेटर का होलसेलर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर बेचते हैं ये लोग, और इन्होंने किसी को रेफ्रिजरेटर बेचा 3 लाख का। 15th क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, रेफ्रिजरेटर बेचा कितने का? 3 लाख का। और आपको बताया गया कि पैकिंग कुछ खर्चे हैं, ये सारे फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंसेस है जो उसने अलग से चार्ज किए हैं, तो पैकिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। फिर फ्रेट एंड कार्टेज के बारे में तो ये डिपेंड करता है कि गुड्स की डिलीवरी की लाइबिलिटी थी या नहीं थी, तो गुड्स की डिलीवरी की लाइबिलिटी मुझे दिख रही है, तो फ्रेट एंड कार्टेज यस इंक्लूड होंगे। फिर इसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑब्वियसली आएगा 11,500। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा डिज़ाइन चार्जेस जो भी उसने करवाए हैं वो सारे खर्चे आएंगे, येस और नो। और टैक्सेस बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, टैक्सेस बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ये भी आएगा क्योंकि टैक्सेस एक्सक्लूसिव है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है।
ठीक है, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी टैक्सेस वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, देखा ना, फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड फ्रॉम द बायर, अलग से, यानी 3 लाख रुपए के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है। The goods were delivered to the buyer on 15 December. The buyer paid the amount on 21st of December 2020 and simultaneously placed another order with Kirti Cooler of refrigerator और उस पर उसको डिस्काउंट मिल गया। बट क्या ये डिस्काउंट पहले से अनाउंस किया गया था? नहीं। पहले से कोई एग्री किया गया था? नहीं। जब पहले से एग्री नहीं किया गया था तो ऐसे डिस्काउंट वैल्यू सप्लाई में से लेस नहीं होते हैं। सो आंसर हमारा यही रहेगा बच्चों, ये रहेगा, कितना हो गया ये, 13, 29, 31, 41, 46, 56, 3,56,000। क्या मेरी बात समझ में आई? सो ऐसे ही है क्वेश्चन बच्चों, वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ मुश्किल नहीं है, करीब करीब 5 से 6 मार्क्स की इसकी वेटेज है, कंफर्म्ड वेटेज है, आना ही आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो तैयारी करके चलो, इसका क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी अगली क्लास में मैं आपके साथ वैल्यूएशन रूल्स और प्लेस ऑफ सप्लाई एक साथ करवाने वाला हूँ, वैल्यूएशन रूल्स और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल कैसे आते हैं वो प्रैक्टिस कराऊंगा, वैल्यूएशन रूल्स के क्या आते हैं वो करवाने वाला हूँ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाय बाय।